नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड खबर A to Z में आपका स्वागत है। जरूरी है खबरों के पीछे की खबर को समझना, खबर के पीछे की खबर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड हेडलाइन के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 5 राज्यों में नियुक्त किए ऑब्जर्वर। रणदीप सुरजेवाला को MP, प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। MP के 34 IPS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के बदले गए SP। इधर छत्तीसगढ़ में 23 अधिकारियों का ट्रांसफर। MP में 2 से 31 अगस्त तक अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक। चुनाव में लगे 70,000 कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दौरा संभावित। 11 अगस्त को आ सकते हैं जांजगीर, चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर अल्प चर्चा को मंजूरी। दोनों सदनों की कल तक स्थगित हुई कार्यवाही। मंत्रियों और खड़गे से मिले धनखड़। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की, और यह खबर जुड़ी है एक बयान से। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का बयान, जिसमें उन्होंने ज्ञानव्यापी केस पर जो कुछ कहा उस पर दिन भर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाएंगे, फिर इसी मसले को डिकोड करेंगे। ज्ञानव्यापी मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आज सुर्खियों में रहा। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो फिर विवाद होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। साथ ही CM योगी ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक प्रस्ताव रखना चाहिए कि उनसे ऐतिहासिक गलती हुई है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। मामले पर AIMIM चीफ ओवैसी ने कहा कि CM योगी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की जा रही है। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ज्ञानव्यापी की SI सर्वे पर रोक लगा रखी है। अब इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगा। तो यूपी के CM योगी ने ज्ञानव्यापी को लेकर जो कोई बयान दिया है उस पर सियासत अब जारी है, लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में विवाद कहां पर है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां मस्जिद नहीं, पहले स्वयंभू आदित्येश्वर का मंदिर स्थापित था। वजूखाने में दिख रहा है स्ट्रक्चर जो है वो शिवलिंग है। SI सर्वे कराए, ऐतिहासिक सच सामने आ जाएगा। जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वहां पर जो मस्जिद है वो किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनी है। सर्वे हुआ तो स्ट्रक्चर को नुकसान होगा, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। इसीलिए सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई, जिसे वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि जो मस्जिद है उसकी वजूखाने में 2.5 फीट ऊंची जो गोलाकार आकृति है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फव्वारा है। इस परिसर का विवादित जो हिस्सा माना गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सुनवाई जारी है और इस पर सर्वे पर रोक भी लगी है। अगली जो सुनवाई है ये आगे है, लेकिन इस वाराणसी कोर्ट ने जो विवादित हिस्सा और शिवलिंग की जांच की जो इजाजत नहीं दी है, जबकि हिंदू पक्ष लगातार इस पूरे हिस्से की यानी परिसर के पूरे हिस्से की जांच की मांग कर रहा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर यह विवाद है जो काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी है। मस्जिद के जो पिछले हिस्से की दीवार है, ये हिंदू धर्म से जुड़े निशान मिले हैं। वहां पर स्वास्तिक है, त्रिशूल है, डमरू, कमल के चिन्ह मिले हैं, जिसके बाद यह दावा किया गया कि वहां पर स्वयंभू आदि विश्वेश्वर का मंदिर था। अंतिम बात यह है कि कोर्ट की अनुमति होने वाले जो SI सर्वे है ये साइंटिफिक सर्वे है। इससे ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चर किस काल का है और किसका दावा कितना सच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मॉनसून सत्र का जिक्र करेंगे, क्योंकि मॉनसून सत्र का जो 8वां दिन था ये भी हंगामेदार रहा। मणिपुर मामले पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी तो मिल गई, लेकिन नतीजा फिर वही रहा, हंगामा, हंगामा और हंगामा।
आज मॉनसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर का मुद्दा उठाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मणिपुर के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी भी दे दी, लेकिन दोपहर 2 बजे राज्यसभा में फिर से हंगामा हो गया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने इस मामले में अपने ऑफिस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ मंत्रियों से बातचीत भी की। इधर मामले पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। 9 important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? इधर विपक्ष ने मामले में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को जाना चाहिए। अगर और प्रधानमंत्री की अच्छा इच्छा होती तो सारे पार्टी को, मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन, सबको मणिपुर जाना चाहिए वहाँ के हालात की जायजा लेने के लिए। यानी एक बार फिर से मानसून सत्र का 8वां दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो जब से मणिपुर का वो वीडियो वायरल हुआ तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन विपक्ष इस मामले को अपने हाथ से क्यों नहीं देना चाहता। चलिए इसी मसले को डिकोड करते हैं। दरअसल मणिपुर का जो मामला है, इस पर विपक्ष लीड लेने में लगा हुआ है। वो इस मौके को पूरी तरह से भुनाने में लगी हुई है। इसीलिए विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को सदन में घेरना चाहते हैं। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि मणिपुर पर सदन में प्रधानमंत्री बोलें। दरअसल मणिपुर में बीजेपी सरकार की फेलियर सबके सामने उजागर है। एन बीरेन सिंह तो फेल साबित हो ही रहे हैं। उन पर कोई एक्शन ना लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी भी आलोचना का शिकार हो रही है। उस पर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ राजस्थान के सीएम को लेकर जो नसीहत दी थी, इस पर भी विपक्ष ने इसे घोर सियासी टिप्पणी बताई है। साथ ही मणिपुर के मामले को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की नीतिगत हार बताने की कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है। इसीलिए विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोले और पूरा विपक्ष सरकार को घेरे। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को संकेत दे दिए हैं कि अगर उनसे मणिपुर मामले पर सवाल किया जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे, तो प्रधानमंत्री भी राजस्थान, बंगाल, दिल्ली, पटना, पंजाब का जिक्र करेंगे ही करेंगे। वो अछूता नहीं रहने देंगे इस मुद्दे को। और रही बात अविश्वास प्रस्ताव की, जिस पर ये पूरा मसला खड़ा हुआ है, जिस पर पूरी चर्चा हो रही है, तो इसका अंजाम क्या होगा ये सबको पता है। संख्या बल में विपक्ष कमजोर है, उसके पास नंबर नहीं है, तो ये जो प्रस्ताव था, ये सदन से पास तो हो नहीं सकता। लेकिन इस पूरे प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वो यही है कि मणिपुर के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोले। तो चलिए अब बात करेंगे इस साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सभी राज्यों में ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में यह जिम्मेदारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को मिली है, जबकि एमपी में रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो ये चुनाव से पहले 2023 में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, इससे पहले कांग्रेस ने चुनावी धार दे दी है अपने संगठन को और 5 राज्यों में चुनावी ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में मीनाक्षी नटराजन ऑब्जर्वर बनाई गई हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरह से लगातार 5 राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, इस पर अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। चलिए इसी मसले को डिकोड करते हैं। तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर ली है, जो संबंधित राज्यों में चुनावी तैयारियों की निगरानी करेंगे, जायजा लेंगे। इन नेताओं की जिम्मेदारी देने की महत्वपूर्ण वजह है। चलिए इसे डिकोड करेंगे। रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस में बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। आपको याद होगा गुजरात का चुनाव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में पार्टी ने उन्हें अब एमपी की जिम्मेदारी सौंपी है। सुरजेवाला को सीनियर ऑब्जर्वर के साथ ही चंद्रकांत हंडोरे, जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। एमपी की बात करें तो कांग्रेस की सीनियर नेता और मंदसौर से पूर्व लोकसभा सांसद मीनाक्षी नटराजन को छत्तीसगढ़ का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वहीं प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। प्रीतम सिंह उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, लंबा अनुभव रहा है उनके पीछे और 6ठी बार विधायक हैं, यानी लंबा सियासी अनुभव। और दोनों नेताओं को सियासत और संगठन का लंबा अनुभव है। लिहाजा विधानसभा चुनाव में पार्टी को इनका लाभ मिलने की उम्मीद है। और कांग्रेस को पता है कि 24 में अगर लीड बनानी है
तो उन्हें 23 में जो इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यहां पर उन्हें अच्छा परफॉर्मेंस करना ही करना होगा। चलिए बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर अब सबकी नजर है। मॉनसून के सीजन में मौसमी बीमारी का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इसी दौरान पांव पसार रहा है डेंगू। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इससे बचने के तरीके को डिकोड करेंगे। बारिश का मौसम आते ही डेंगू का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में डेंगू के 4 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। डेंगू मरीज मिलने वाले इलाके में लार्वा की जांच की जा रही है। निगम की टीम घर घर पहुंच रही है। टेमीफास रसायन का छिड़काव भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2018 में भिलाई शहर में डेंगू से 55 लोगों की मौत हो गई थी। लार्वा जो है मच्छरों का, उसको हम नष्ट करें, इसके लिए डोर टू डोर जा जाकर जहाँ पर भी कूलर में, टायरों में या गमलों में जहाँ पानी भरा होता है उसमें उनको हटाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ भिलाई बल्कि एमपी, बिहार और दिल्ली में भी डेंगू के केस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। तो देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। भिलाई में 4 केस मिल चुके हैं और पिछले साल की अगर बात करें तो 55 लोगों की मौत वहां पर डेंगू के चलते हुई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जाए। मादा एडीज मच्छर के काटने की वजह से डेंगू होता है। ये मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ पानी में पनपते हैं। जो लोग शहरों में साफ सुथरी जगहों पर रहते हैं उन्हें डेंगू का खतरा ज्यादा होता है। ये रात की अपेक्षा दिन के समय काटते हैं और डेंगू जो है वो ज्यादातर जुलाई से अक्टूबर के महीने में देखने को मिलते हैं और पानी जमा होने की वजह से इसके केस बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है। चलिए आपको ये बताते हैं कि डेंगू की पहचान कैसे की जाए। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ठंड लगने के साथ अगर बुखार चढ़ रहा है या फिर आपको उल्टी हो रही है या फिर आंखों में दर्द हो रहा है, स्किन अगर आपकी लाल होती जा रही है, चकते होते जा रहे हैं, मुंह पर अगर आपका जो स्वाद है ये खराब होने लगता है, तो अगर इन सब समस्या से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप खुद से दवा लेने की कोशिश न करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और एक बात, डेंगू शरीर के प्लेटलेट्स को कम करता है। तो पपीते और गिलोय में गिलोय जो होता है उसमें प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। हर रोज पपीते और गिलोय का जूस पीने से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेकर ही कुछ भी आप सेवन करें और लगातार इस सभी बातों का ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर आज पूरी जो चुनावी विमर्श था इसी पर आकर खड़ा हो गया। एमपी में चुनाव से पहले अब हिंदू वोटर्स को साधने की तैयारी की जा रही है। देश भर में जो 21 मंदिर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनमें से 11 एमपी में हैं। क्या है दोनों दलों की रणनीति, पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे फिर इसी मसले को डिकोड करेंगे। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं। बीजेपी धार्मिक जुड़ाव के जरिए आगामी चुनाव में हिंदू वोटर्स को साधने में लगी है। बीजेपी देश भर में 13,000 करोड़ रुपए में 21 मंदिर कॉरिडोर बनाने जा रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा 11 धार्मिक कॉरिडोर एमपी में हैं। बीजेपी को लग रहा है कि धार्मिक कॉरिडोर से चुनाव में लाभ मिलेगा, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। 21 कॉरिडोर का काम चल रहा है और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि उसमें से 11 मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ये जो काम है वो ऐतिहासिक है और लंबे समय तक इसको याद रखा जाएगा। लोगों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर सैंक्शन ये कुछ स्वीकृतियाँ दे देंगे ऑन पेपर, तो उस पर अमल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार करेगी। एमपी में दोनों दलों को मालूम है कि बिना बहुसंख्यक आबादी को साधे एमपी की सत्ता में वापसी मुश्किल है। लिहाजा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और उन्हें चचा जान कह दिया और पूछा कि उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने वाले मामले पर दिग्विजय सिंह क्यों चुप थे। सवारी पर थूका तो एक शब्द नहीं बोली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी न चचा जान। उल्टे चचा जान को जब उज्जैन में विवाद हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई देने लगे। बहुसंख्यक आबादी को लुभाने की स्ट्रेटेजी कितनी कारगर होगी ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो चुनाव नजदीक है और एमपी में 90% से अधिक हिंदू आबादी को साधने के लिए चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक दूसरे पर जुबानी जंग तेज कर चुके हैं। कोई किसी को चचा जान कह रहा है तो कोई किसी को जुमलेबाज कह रहा है। तो चलिए ऐसा हो क्यों रहा है इसे डिकोड करते हैं। दोनों दलों को यह मालूम है कि बिना बहुसंख्यक आबादी को साधे बगैर एमपी की सत्ता में वापसी
दोनों ही दल के लिए मुश्किल है और यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी मंदिर कॉरिडोर वाली रणनीति पर लगातार काम कर रही है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व वाली स्ट्रेटेजी पर अड़ी हुई है, काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। कांग्रेस नेता की बात करें, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एमपी आए तो उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर के दर पर पहुंचे, माथे पर चंदन दिखा, गले में रुद्राक्ष दिखा और ये जो तस्वीर जब वायरल हुई तो एमपी में कांग्रेस की नई रणनीति स्पष्ट हो गई। पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी एमपी आई, जबलपुर पहुंची, नर्मदा नदी पर पूजा अर्चना की, एमपी में चुनावी शंखनाद किया, तब भी ये स्पष्ट हो गया कांग्रेस अब किस लाइन पर आगे बढ़ रही है। यानी कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बीजेपी से कहीं भी पीछे नहीं रहने वाली है। दरअसल बीजेपी की जो राजनीति है और उसका जो कोर पॉइंट है वो कांग्रेस अब उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए बीजेपी भी मंदिर कॉरिडोर के जरिए अपने परंपरागत वोटर्स को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। यानी इस बार एमपी के चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को बेहतर हिंदू बताने की होड़ लग सकती है। एक ऐसा विषय जिस पर अब मॉनसून है, बारिश हो रही है, देश भर में भारी बारिश का दौर भी जारी है। आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार भी हैं, अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन यही जो हाल है ये पड़ोसी मुल्क चीन का भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता है। देश के 14 राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के अनुमान है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश को बारिश से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। पिछले 75 सालों में हिमाचल प्रदेश में आई ये सबसे बड़ी तबाही है। हिमाचल प्रदेश में 700 घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। बारिश और बाढ़ से 241 दुकानें बह गईं। तो वहीं हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत 650 से अधिक सड़कें बंद हैं। अगर बात करें एमपी की तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। साथ ही कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा उज्जैन, इंदौर संभाग में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि रीवा, सतना समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर पड़ोसी मुल्क चीन में भी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ की स्थिति है, जहां बाढ़ के बाद कई कारें बहती दिखी। चीन में कई फ्लाइट और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हर खबर पर अगर आपको अपडेट लेनी है तो आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।